बैठ। विवेक। यस सर। बैठ बैठ। कौन सा अटेम्प्ट है विवेक आपका यार? सर मेरा चौथा प्रयास है। मीन्स भी चौथा है? नहीं सर, मेंस पहला। अच्छा, मीन्स पहला है जी। वेरी गुड। और आपने CAPF का भी एग्जाम दे रखा है? जी सर। दिया था पिछली बार? जी। दोनों जॉब को आप कैसे कंपेयर करते हैं? CAPF इज टोटली डिफरेंट, सिविल सर्विस इज टोटली डिफरेंट। दोनों तरफ आपका रुझान है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है सर? सर जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो हम लगभग भारत के हर जो एग्जाम होते हैं उनके पहलू को कहीं ना कहीं छू लेते हैं। हालांकि वहां पर एक जो अलग चीज है वह फिजिकल के रूप में थी। तो मैं फिजिकली फिट था और मैं अपने आप को थोड़ा सा ये समझता भी था कि फिजिकल मेरे लिए बाधा नहीं बनेगी और कहीं ना कहीं इंटरव्यू का भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मुझे लगा ये बेहतर होगा कि साथ में मैं CAPF का भी पेपर दूं। आपने इसको स्टेपिंग स्टोन की तरह ट्रीट किया है? जी सर, मेरे लिए ये स्टेपिंग स्टोन तो था ही, पर साथ में कुछ नई चीज सीखने का भी एक जरिया था कि मैं एक कुछ एग्जाम देकर कुछ नया सीख सकूं। अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि भारत में जो राज्यों के बीच जल विवाद है जी। उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? जी। सर कई बार जो संघवाद है, संघवाद में राज्यों के जो आपसी हित है वह हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी राज्य अपना पानी हो या फिर अपनी जो जल संपदा हो उसे बांटना नहीं चाहता है, परंतु हम देख रहे हैं लगातार चीजें सुलझ रही हैं। जैसे कि अब केन बेतवा लिंक बनाई जा रही है, तो राज्यों का जो विवाद है वह भी कम सही हो रहा है। और जो आर्टिकल 262 के तहत जो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं उनके माध्यम से भी इस विवाद को सुलझाया जा रहा है। तो अब चीजें बेटर हो रही हैं। तो सरकार ने प्रस्ताव किया था कुछ दिन पहले कि देयर शुड बी अ सिंगल ट्रिब्यूनल। जी। इंस्टेड ऑफ सेपरेट ट्रिब्यूनल्स देयर शुड बी अ सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल। जी। अगर स्थायी ट्रिब्यूनल बना दिया जाए वाटर डिस्प्यूट्स के लिए, वो कितना वायबल होगा? सर ये अच्छा हो सकता है, परंतु कई बार जो जल के विवाद होते हैं वह जरूरी नहीं कि जैसे कि नदी से ही जुड़े हों, कई बार डैम से जुड़े हो जाते हैं। जैसे कि दक्षिण में मुद्दा चल रहा है केरल और तमिलनाडु के बीच, तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर एक स्थायी ट्रिब्यूनल बना रहे हैं तो वह सभी मुद्दों को या फिर सभी पक्षों को हल करने के लिए सक्षम हो, तो यह बेहतर विकल्प होगा। तो आपने यू आर नाउ अबाउट 24 साल के हैं आप जी। और आपने 4 अटेम्प्ट्स कर दिए हैं। सो यू बीन बहुत आप लगे रहे हैं इसमें काम करने में। हाँ सर, कोशिश जारी रहेगी। कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें आपके 10वीं और 12वीं कक्षा में तो आपके बड़े अच्छे रिजल्ट्स थे, 90% प्लस थे। जी। पर उसके बाद BA ऑनर्स में आकर परफॉर्मेंस, डू यू थिंक इट वाज अप्रोप्रिएट जितना आपने पहले वो किया था, या उसमें थोड़ा सा कमी आ गई? और अगर कमी आई आप समझते हैं तो किस वजह से कमी आई? सर इसमें मेरी जो पर्सनल जो मेरी कमी रही वह यह रही कि अभी तक 12th तक हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई करी थी, परंतु जब ग्रेजुएशन में आया तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स और जो बुक्स वगैरह अवेलेबल थी वह मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में अवेलेबल थी। तो थोड़ा सा जो पेपर रिटर्न की जो क्षमता हुई वह थोड़ी सी प्रभावित हुई। हालांकि कोशिश उसमें जारी रही कि वहां भी सुधार किया जाए। और सर एक दो चीज ये कि थोड़ा बैकग्राउंड मैंने चेंज किया, हिस्ट्री की तरफ आया, तो एक जो आर्ट्स की सब्जेक्ट की तरफ आना वो थोड़ा सा उसके कारण कम रहा। बाकी मैंने कोशिश की। परंतु आपको रुचि तो रही होगी उसमें, क्योंकि आपने उसमें BA किया, अंडर ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने उसी में किया जी। और उसमें भी आपका जो परफॉर्मेंस वैसा ही रहा जैसा कि आपका BA में था। जी। तो अभी आप कुछ करते हैं विवेक? सर तैयारी ही कर रहे हैं इसमें। ठीक है, नहीं बड़ी अच्छी बात है। और बहुत ही आपको कम उसमें मेंस भी हो गया, इंटरव्यू की भी आप पॉसिबिलिटी मिली है। तो ये जॉगिंग से आप इसके अलावा जो आपको स्वास्थ्य के लिए ठीक है, अच्छा है, परंतु उसके अलावा आपको क्या इसमें क्यों रुचि है, क्या फायदा दिखाई देता है? क्योंकि अगर आप जॉगिंग की जगह जो वही समय है कोई ऐसा स्पोर्ट लें जो स्किल हो, टेनिस हो, स्क्वॉश हो या कुछ और हो, अगर आप क्रिकेट वगैरह लेंगे तो वो तो ज्यादा समय उसमें लगाया जाएगा, परंतु जॉगिंग के मुकाबले अगर दूसरे उसमें किसी स्पोर्ट में लिया जाए बेहतर नहीं होगा, फायदा नहीं होगा आपको? सर मुझे लगता है जॉगिंग केवल शारीरिक गेम ही नहीं है,
वहां पर कई बार आप सोचते हुए अपने जीवन के बारे में भी थिंक करते हैं। आप सुबह सुबह जाते हैं, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, पर्यावरण को महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव होता है जो कि आपको ना केवल फिजिकल रूप से सुकून देता है, बल्कि मानसिक शांति भी आपको मिलती है। तो मुझे लगता है कि जॉगिंग मेरे लिए बेटर रहा, इसलिए मैंने उसको आज भी कंटिन्यू किया हुआ है। तो जॉगिंग और वॉकिंग में आप किसको ज्यादा वो देंगे, महत्व देंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं जो अनुभव करने का आपको एक मौका मिलता है, आप बाहर जो हो रहा है उसको भी आप देख सकते हैं, तो उसमें वॉकिंग में आपको ज्यादा बेहतर वो महसूस होगा। सर, जैसे कि तकनीकी परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो जैसा अमेरिकन मेडिकल ऑफ साइंस कहता है कि आप जब जॉगिंग करते हैं तो वहां आपको ना केवल जो आप मतलब अपना केवल वॉकिंग में आपकी कैलोरीज बर्न होने की काफी कम संभावना होती है। तो अगर आपके शरीर में कैलोरीज बर्न होती है तो आपका कहीं ना कहीं जो रक्त का संचार है वह भी बेटर होता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब जो एक फिट, एक जो कहा जाता है हम बात करते हैं, वो फिट रहने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं वॉकिंग के बजाय जॉगिंग को प्रेफर करूंगा। हालांकि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति जन है या फिर कोई ऐसी जिन्हें कोई समस्या है, वो बिल्कुल वॉकिंग को चूज कर सकते हैं। ये डायरी राइटिंग से आपने अपने को क्या फायदा महसूस किया है, और क्या उसमें आप लिखते हैं, और आप कितने सालों से इसमें सर, कर मैं रहे हैं? स्कूल टाइम से ही डायरी लिख रहा हूँ। सर, डायरी मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास देती है, एक स्पष्टता दिखाती है मुझे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी हमें सिखाती है कि कई बार आपके पास बहुत से विकल्प होते हैं, आपको उन विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होता है। तो मैं अपने सामने जो विकल्प होते हैं उन्हें लिखता हूँ, तो जो मुझे सहायता करते हैं। दूसरा सर, एक डायरी राइटिंग कहीं ना कहीं आपको समाज से जोड़ने का भी एक साधन मैं अपने आप को मानता हूँ। तो मैं जो समाज में कुछ चल रही चीजों को उन्हें लिखता हूँ, कुछ अपने जीवन में अपने लक्ष्य भी निर्धारित करता हूँ, तो एक बहुत ही समग्रता से मैं इसको अपने आत्मचिंतन के द्वारा लिखता हूँ। और आप देखते हैं जो पहले जो आपने किया है स्कूल में, वो तो आप जी, कब 10 साल के रहे होंगे या उसके आसपास रहे होंगे तब आपने शुरू किया? 11th-12th सर 11th-12th क्लास के में, आसपास से। सो अबाउट 16-17 जी, साल में। जी, तो तब, और उसके बाद 7-8 साल हो गए हैं, जी, तो उसको आप देखते हैं, आप में परिवर्तन जो हुए हैं अच्छे हुए हैं, अपना आप जी, को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कर सकते हैं। जी, देखिए, एक मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ विच उसको जरा अगर आप या जस्टिफाई करिए भारत के संदर्भ में, दैट ज्योग्राफी डिटरमिन्स हिस्ट्री। जी। आप इससे सहमत हैं या? हाँ सर, मैं इससे सहमत हूँ। उसका कारण ये है कि सर, भूगोल इतिहास की दिशा को परिवर्तित करता रहा है। हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं, चाहे हम विश्व के रूप में लें या भारत की सिंधु घाटी सभ्यता लें, वह नदी किनारे ही जन्मित हुई है। उसके बाद अगर हम कहें कि जो दर्रे होते हैं या फिर जो एक पहाड़ पर्वत होते हैं जैसे हिमालय, और उसने भारत की सुरक्षा तो करी, परंतु वहां जो दर्रे थे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जो उत्तर पश्चिम से जो आक्रमण हुए वह भी पॉसिबल हो सके, तो उसने भी दिशा को परिवर्तित किया। इसके अलावा अ, सर, जब जो व्यापार, जो ट्रेड की बात चल रही थी, तो जब मानसून पवनों की हिप्यास के समय जो खोज हुई, तब से हमने जो सातवाहन काल के पीरियड में जो ट्रेड शुरू हुआ, तो वह भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का रोल रहा। जब हमें समुद्र हमें दो इतिहास की जो धरोहरों को भी जोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं इतिहास हमेशा से ही ज्योग्राफी से प्रभावित रहा है। हालांकि जब से विज्ञान का युग आया है, कहीं ना कहीं भूगोल थोड़ा कमजोर पड़ गया है। अब हम तकनीकी के माध्यम से भूगोल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। विवेक, इतिहास के छात्र रहे हो तुम जी, और प्रशासक बनना चाहते हो। जी, तो एक प्रशासक के लिए जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है जो तुम्हें तुम्हारे विषय ने संभवतः दिया होगा, वो कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या समझते हो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से? सर, इतिहास हमें अतीत और वर्तमान के बीच एक संदर्भ प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम भविष्य की रेखा खींचते हैं। तो एक प्रशासक के रूप में मुझे आज इतिहास यह सिखाता है कि 1950 में हम भारत कहाँ था, आज वर्तमान में 2024 में भारत 25 में कहाँ पर है, और निकट भविष्य में 2047 में और 2070 में हम भारत को कैसे देखते हैं, ये इतिहास ही हमें सिखाता है। एक प्रशासक के रूप में हमें इतिहास यह भी सिखाता है कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या कमियां नहीं दोहरानी है। यह चीज हम इतिहास के माध्यम से ही सीख सकते हैं। सर, इतिहास अपने आप को दोहराता है, जैसे कि एक कोट हमेशा चर्चित रहा है, तो वह भी हमें प्रशासक के रूप में यह ध्यान रखना है कि कैसे हम यह याद रखें कि जो गलतियां हमसे पहले हुई हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वह गलतियां ना हो, हम उनमें सुधार करें। तो इस इतनी जो रस्साकसी होती है इतिहास को लेकर राजनीतिक सत्ताधारियों में, जी,
ये क्यों होता है? जब इतना इतिहास सिखाता है सब कुछ ठीक ठाक से कर लेने को, तो इतिहास के विषय वस्तु पर इतनी ज्यादा राजनीतिक रस्साकसी क्यों होती है? क्या देता है इतिहास ऐसा जिसके लिए सभी राजनेता उसके प्रति बड़े कॉम्पिटिटिव तरीके से कुछ लेना चाहते हैं? सर राजनीति इसलिए प्रभावित रहती है, जैसे कहा जाता है, कॉलिंग ने जी ने कहा था कि इतिहास विचारों का इतिहास है। तो प्रत्येक जो पॉलिटिशियंस हुए या फिर कोई भी वर्ग हुआ, वह इतिहास की धारा को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है। उसका कारण यह हो सकता है कि वह कहीं ना कहीं स्वयं को गौरवशाली अतीत से जोड़ना चाहे, अपना कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहे। तो इतिहास तो स्वयं में निरपेक्ष है। अब आप उसकी व्याख्या कैसे करते हो, उसकी रीराइटिंग कैसे करते हैं, या फिर उसमें आप कौन सी विचारधारा को जोड़ रहे हैं, यह भी कई बार मायने रखता है। तो हर वर्ग अपने हिसाब से इतिहास का यूज करना चाहता है, परंतु एक इतिहासकार की दृष्टि से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में तो जो वैधता है सत्ता की, वो तो वोटिंग से आ जाता है जी। उसके बाद फिर वो ऐसी क्या वैधता इतिहास से कोशिश करते हैं पाना जिसके कारण इतनी लड़ाई होती रहती है? मेरा आशय क्या है मैं बता दूं। आज का अखबार पढ़ा है तुमने? जी सर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर एक तो अभी उन्होंने उसके सिंधु घाटी सभ्यता की एक बात कही कि वह जो उसकी लिपि पढ़ेगा तो उन्हें $1 मिलियन का वो जो इनाम रखा। इसके अलावा सर दूसरा जो अभी उन्होंने कहा आयरन की खोज है, वह 3500 BC तक जा रही है। तो वह अपनी तमिल जो क्षेत्र है उसके बारे में उसको व्याख्यान के रूप में कह रहे हैं। तो क्या उन्हें तमिल सब नेशनलिज्म को जस्टिफाई करना है या क्या करना है? सर जैसे कि मुझे एक कारण इसमें यह समझ में आता है कि कई बार राजनीतिज्ञ इसका लाभ क्यों लेना चाहते हैं। सर उसके पीछे यह है कि राज्य को तो आप लोकतंत्र के माध्यम से जीत सकते हैं, जैसे कि आपके पास वोटिंग परसेंटेज हो गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं, परंतु एक राष्ट्र की अवधारणा भी है जो कहीं ना कहीं अगर आपको जोड़ना है लोगों को, तो वह आप इतिहास के माध्यम से बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, एकता स्थापित कर सकते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं यह बात जाती है कि तमिल क्षेत्र इतना पुराना है, तो कहीं ना कहीं जो सदैव एक तमिल जो आइडेंटिटी की बात रही है वह भी प्रभावी हो सकती है। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि वह अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये व्यापार और सामंतवाद कहा जाता है कि ये अंतर्विरोधी हैं जी, क्या समझ है तुम्हारी? बताओ कुछ। सामंतवाद समझते हो? जी सर। फ्यूडलिज्म, जी, ट्रेड फ्यूडलिज्म डाइकोटोमी, क्या है ये? और सर इसके बारे में अनुमान लगा सकता हूं मैं। बताओ। सर जब व्यापार जो सामान्य दो पक्षों में होता है, वह जैसे कि हम मान सकते हैं कि सामान्य व्यापार जारी है, परंतु सामंतवाद कई बार आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है। सामंतवाद कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस के रूप में कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं जब एक स्थापित ढर्रा हो जाता है कि यह इसी के बाद यह चीज होगी, जैसे कि प्राचीन समय में भारत में जो गुप्त काल के बाद देखा गया, तो वहां पर कई बार यह होता है कि एक तरफ तो वो व्यापार को प्रभावित करने लगता है, क्योंकि वह अपनी जो वह शहरीकरण के बजाय वह ग्रामीण और क्षेत्रीयकरण को बढ़ावा देता है। दूसरी तरफ सर ये भी हो सकता है कि व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए, जैसे कि अब कोई सामंत वर्ग आएगा तो वो कहीं ना कहीं डिमांड करेगा नई नई चीजों की, वह बड़े बड़े स्थापना करवाएगा, जैसे कि कोई स्थापत्य स्थापित करवा दे ताकि उसको लाभ हो, उसकी ख्याति रहे। और वह व्यापार चूंकि वह ज्यादा चीजों की डिमांड करेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये कई बार मुझे विरोधाभास लगता है कि ऐसा हो सकता है। कंजम्पशन, एलीट कंजम्पशन क्या एक नेशनल इकोनॉमी को इतना प्रभावित कर सकता है जैसा तुम बता रहे हो कि कोई सामंत अपने जरूरतमंद जी, सामग्री को मंगाने के लिए जी, ट्रेड को फिलिप देगा? ट्रेड को वो इतनी कैपेसिटी होती है एलीट कंजम्पशन में? सर एक सीमित मात्रा में ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं अगर अपने भारत के इतिहास को, तो दिल्ली सल्तनत तो मुगल काल में जो कारखानों की स्थापना हुई वह कहीं ना कहीं राजकाज से ही जुड़ी हुई थी। अगर उन्हें राजकीय सपोर्ट नहीं मिलता, चाहे हम विजयनगर की भी बात कर लें, अगर उन्हें राजकीय सपोर्ट नहीं मिलता तो इसकी संभावना कम थी कि वह कहीं ना कहीं उतना ट्रेड या फिर उतना व्यापार कर पाते। हालांकि इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक। विवेक, यू आर फ्रॉम चंदेरी? जी सर। वो चंदेरी जहाँ सिल्क बनती है। जी। बनारस सिल्क मैंने देखा हुआ है जी। और भागलपुर सिल्क है जी। मैसूर की सिल्क है, चंदेरी सिल्क है जी। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम, जैसे मुझे पहचानना हुआ, हाउ विल आई जी। अंडरस्टैंड कि दिस इज चंदेरी सिल्क? सर चंदेरी के सिल्क की जो सबसे खास बात है
वह यह है कि ये बहुत हल्की होती है। एक तो इसमें सिल्क में कॉटन का मिक्सचर होता है, और इसकी जो बॉर्डर होती है, जो अन्य बनारसी या अन्य साड़ियां हैं उनमें कट पीस को जोड़ा जाता है, उनमें आपको जोड़ सामने दिख जाएगा कि ये इस जगह पर जोड़ है। चंदेरी की साड़ी का एक एक जो धागा है उसको हाथ से बुना जाता है, तो आपको वहां जोड़ नहीं मिलेगा, उसके बजाय आपको जरी मिल जाएगी कि इसके बॉर्डर पे जरी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अंतर हुआ सर, जो अन्य साड़ियां हैं वह बहुत भारी होती हैं, और यहाँ बिना किसी ओकेजन के सामान्यतः नहीं पहन पाते हैं, और यही कारण है कि चंदेरी की साड़ी को आप सामान्य रोज में इतनी मुलायम होती है कि आप सामान्य रोज में भी उसको पहन सकते हैं। मैसूर सिल्क भी देखा हुआ है वैसे ही है, बहुत लाइट होती है, बहुत जी सर, मैसूर सिल्क की जो एक अन्य अंतर है सर, वह उसमें जड़ावटी बहुत होती है। मैसूर की जो बीचों बीच आप देखेंगे वहां पे ज्योमेट्री सिल्क हुआ, या जो उसमें बीच में जो ज्यामितीय जो चीजें बनाई जाती हैं, उस वजह से वह भारी हो जाता है। चंदेरी की साड़ी काफी मुलायम मिलेगी आपको तुलनात्मक रूप से अन्य साड़ियों से। आपके फादर ये नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपल। जी सर, म्युनिसिपल जी। Somehow municipal corporations don't come in news, like विलेज की हमेशा और कोई बात होती है, स्टेट की बात हो जाती है, सेंटर है जी। सो टू मी एक लेमैन को लगता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑलवेज रिमेन लिटिल नेग्लेक्टेड। हालांकि आजकल देखिए तो शहर में सब लोग रहते हैं जी, हर छोटा बड़ा शहर म्यूनिसिपल होना चाहिए, तो हाउ टू स्ट्रेंथन एंड मेक ये जो नगर पालिका है टू बी द सेंटर ऑफ ऐसे एक्सेलेंस और कह लीजिए और प्रोग्रेसिव, और उनको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जी। जैसे आपके पिताजी जहाँ काम करते चल जी। उन्हीं का एग्जांपल बताइए जी। कि उस नगर पालिका को शहर जो आपका है ना ये जी। अशोक नगर, जी। कैसे उसको हम, जैसे सुनते रहता हूँ ये जो जो क्या बोलते हैं डिजिटल जो स्मार्ट सिटीज हो रही जी। हैं, हाउ कैन दे बी मेड इनटू दिस? आज तक कभी इतने साल हो गए कभी मैंने सुना है कि म्युनिसिपल्स आर बीइंग स्मार्ट। हाउ कैन दे बी डू? जी सर, नगर पालिकाओं को लाने की जो संकल्पना थी वह यह थी कि हम डिसेंट्रलाइज करें पावर को। तो ऐसे में इन पर जो कम ध्यान दिया गया उसका कारण ये कि एक तो इनके पास वित्त की कमी है। जब 12वीं अनुसूची में हमने उनके लिए विषय तो लाए, परंतु हमने राज्यों को यह स्वायत्तता दे दी कि आप अपने हिसाब से इनको विषय दें, अपने हिसाब से इनको वित्त की व्यवस्था करें। एक ये चुनौती हुई जिस कारण इनके पास फंड की कमी रहती है। दूसरा सर, अगर ये कहना कि नगर निगम नेग्लेक्ट रहते हैं, थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि इंदौर नगर निगम जैसे हमारा है वह स्वच्छता के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है वह कहीं ना कहीं पूरे देश में भी प्रचलित है। तीसरा सर, इनके पीछे जो वाइब्रेंट नहीं है जी, इंदौर इज नॉट वेरी मे बी बहुत क्लीन है, साफ है जी, बट जो इंदौर पहले था, आज से मैंने 30 साल 1982-83 में देखा हुआ है, जी, वो इंदौर आज नहीं है। डेफिनेटली सर, कुछ कमियां नगर पालिकाओं की रही है सर, जैसे कि इसके अलावा कचरा प्रबंधन की जो उन्हें जो मुख्य कार्य दिया गया था, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण का काम दिया गया था, तो सर वहां पर भ्रष्टाचारी और टेंडर आवंटन में कमियां, ये कुछ ठीक है, चीजें लेट मी नाउ कम बैक टू हिस्ट्री बिकॉज आपके जो प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब हैं उन्होंने जी। बहुत एलिमेंट्री हिस्ट्री नहीं पूछा है। आई लास्ट इन एलिमेंट्री हिस्ट्री, जी, बिग बैंग थ्योरी, हाउ डिड द यूनिवर्स स्टार्ट? जस्ट एक्सप्लेन इन 2 or 3 sentences। हिस्ट्री तो वही से शुरू होती है ना। जी हाँ सर, 13 अरब वर्ष पहले जब सारे एलिमेंट एक जगह आकर जुड़े, वहां पर विस्फोट हुआ, जिसके माध्यम से 13.8 बिलियन 14,000 years। ऐसे anyway, चलिए जी सर, लगभग बिल्कुल सर, लगभग 13.8 अरब हाउ वर्ष डिड पहले। इट स्टार्ट? सर उनका सर जो घनत्व है वह मतलब इतना अधिक हो गया कि सारे आसपास मतलब पास में जुड़े, और जो विस्फोट हुआ उसके माध्यम से सारी जगह पर ये फैला, और जो फैला उसके माध्यम से जो वायु थी उसकी वह तो चली गई, परंतु जो ठोस पदार्थ थे वह ग्रहों के रूप में हमारे सामने आए। इसके माध्यम से जो अर्थ है उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, वह धीरे धीरे ठंडी होती है, और जितनी ठंडी होती जाती है वह उतनी ठोस होती जाती है, और ऐसा करके धीरे धीरे इसका विकास And होता when did the human civilization start and which is the oldest civilization? ये होमो ड्यूस, होमो सैपियंस जो बोलते हैं आप, है। जी, क्या when did it start? When the human were not the first one ना, जी, हमारे पहले डायनासोर्स वगैरह थे। जी बिल्कुल ह्यूमन सिविलाइजेशन कहाँ शुरू हुआ? जी। सर अगर वास्तविक रूप में देखें तो जहाँ पहली बार ह्यूमन की शुरुआत है वह होमो हेबिलस से माना जा सकता है, क्योंकि वही है जहां से उसने 4 पैरों से ह्यूमन 2 पैरों पर आगे गया। उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, और इसके साथ में जो एक दक्षिण अफ्रीका, वो जो अफ्रीका क्षेत्र में जो चलन चलता गया, रामापिथेकस, सिवापिथेकस, उनके माध्यम से एक इंसान ने अपनी जर्नी को शुरू किया, और यह अंत में आके नवपाषाण काल में एक जो हम वर्तमान रूप से देखते हैं उसके रूप में उसने आना शुरू किया।
और उसके बाद लगातार जर्नी And which जारी is है। the oldest civilization? Indus, Iraq, जी। जो मेसोपोटामिया, इंडस, सर इजिप्ट वास्तविक रूप में एंड मिस्र, चाइनीज, which one is the oldest सर civilization? मिस्र को माना जा सकता है प्राचीन मिस्र को? सभ्यता। जी। Not Iraq, मेसोपोटामिया नहीं। सर कई स्त्रोतों में फिर अलग अलग संदर्भ रहता है कि 3500 ईसा पूर्व कई बार माना जाता है मेसोपोटामिया को, परंतु जो वास्तविक रूप में एक जो लाइन रहती है वह मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु और चीन। And what was the common feature between all the four civilizations? जी सर, पहला तो इन्होंने व्यापार को बहुत महत्व दिया। अन्य जो ग्रामीण संस्कृतियां होती हैं वह व्यापार पर कम महत्व देती हैं, इन्होंने कृषि से आगे बढ़कर व्यापार को बढ़ाया। दूसरा सर, इनके पास लिपि थी, तो 2 लिपियां तो हम पढ़ी जा चुकी हैं, परंतु जो हमारी सिंधु सभ्यता की है लिपि नहीं पढ़ी गई। तीसरा सर, यहाँ पर जो बड़े बड़े स्थापत्य मिलते हैं, चाहे हम मेसोपोटामिया के जरोतिया मंदिर कहें, मिस्र के गीजा के पिरामिड कहें, या सिंधु सभ्यता के जो बड़े बड़े स्थापत्य महास्नानागार या अन्नागार कहें, यह हमें मिलती हैं। चौथी इनकी विशेषता सर, यहाँ पर मोहरों या बांटों का जो एक स्पेसिफिक जो नई आधुनिक तकनीकी या पद्धतियां होती हैं व्यापार की, वह भी हमें देखने मिलती हैं। तो कुछ इसमें दिल्ली में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। लाइक मुझे मौका मिला था, करीब 2 साल रहा था दिल्ली इंडिया गेट के पास में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, सॉरी इंडिया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सामने रहता था जी। दूसरी तरफ भी म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है, बट हमारी फुटफॉल बहुत कम है कंपेयर टू व्हेन आई वेंट टू रशिया और से फ्रांस वगैरह में। जो वहाँ तो इतनी भीड़ होती है कि आपको पूरे दिन। हाउ कैन वी इम्प्रूव द फुटफॉल्स इन ऑल दिस म्यूजियम्स दैट वी हैव? दिल्ली मान लो एग्जांपल, नेशनल म्यूजियम है तो बहुत अच्छा जी, तो कैसे कर सकते हैं हम उनको? जी सर, सबसे क्योंकि पहले अभी 2 और म्यूजियम बन रहे हैं, साउथ ब्लॉक, जी, नॉर्थ ब्लॉक सुना है जी, वगैरह, तो बिल्कुल। आप म्यूजियम तो ऑलरेडी दिल्ली में 30-25 हैं, जी, बट हाउ कैन वी मेक इट दिस थिंग? बिकॉज history is all about people's going, seeing, looking at it, appreciating and moving forward. कैसे आप करेंगे यदि आप यू आर द नेशनल डायरेक्टर ऑफ म्यूजियम्स? सर सबसे पहले तो मैं, अगर हमारे यहाँ म्यूजियम है तो हमारे जो छोटे स्तर के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, पूरे भारत में कहीं हो, उन तक यह मैं जो पब्लिशिंग जो होती है, एक मार्केटिंग जो होती है कि हमारे यहाँ यह चीज है, इतनी महत्वपूर्ण है, उसका यूज करूंगा। दूसरा सर, सोशल मीडिया का यूज किया जा सकता है। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर सके हैं हम इन चीजों के बारे में। तीसरा सर, यह किया जा सकता है कि अलग अलग भाषाओं में उनकी जानकारी उपलब्ध हो। जैसे कि मैं एक बार नेशनल आर्काइव्स गया, तो वहां पर सर मैंने देखा कि भारतीय भाषाओं की कहीं ना कहीं थोड़ी अनदेखी की गई है। तो कहीं ना कहीं विभिन्न भाषाओं में, जैसे गुजराती भी आते हैं, अन्य राज्यों के जो लोग आते हैं, उनकी भी चीजें वहां पर रहे। चौथा सर, यह किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्रीज बने वह कहीं ना कहीं प्रसारित की जाए, उनको एड में लाया जाए, एडवर्टाइजमेंट में, ये सारी चीजें करी जाए। एक युवल नोआ हरारी करके हैं जो उन्होंने ऑल दिस बुक्स काफी अच्छी लिखी है, फेमस भी हो गए हैं जी। और उनकी एक किताब करीब मैंने 1 महीना पहले पढ़ा था, नेक्सस, इसका क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, उन्होंने अपनी ओपिनियन लिखी है। आई रेड समवेयर, मेरे को ठीक से वो सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, बट लिखा हुआ था, हिस्ट्री इज ए अमलगमेशन ऑफ योर बायोलॉजी एंड कल्चर। जी, इसको आप जरा मेरे को, ऑब्वियसली जब बुक पढ़ते हैं तो इतना तो समय नहीं होता कि उसको बैठ के हम करें। अपने प्रोफेसर साहब ने हमें बताइए कैसे, व्हाट डज दिस मीन? बायोलॉजी एंड कल्चर का मिक्स है हिस्ट्री। इज इट राइट सेंटेंस और क्या? हाउ कैन ए लेमैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट? सर जैसे कि हम सिंधु सभ्यता की बात करें, या फिर हम आगे और पीछे भी जा सकते हैं, हम भीमबेटका तक जाते हैं, तो अब हम बायोलॉजिकल रूप से देखते हैं, हमें कई सारे प्रमाण मिलते हैं कि हमें अस्थियां मिलने लगती हैं पुरापाषाण काल की या मध्य पाषाण काल में लोगों की। उन अस्थियों के माध्यम से हम यह पता लगा पाते हैं कि जैसे हम यह भी देखते हैं कि कब्रगाह एच संस्कृति में किसने हमला किया, किसने नहीं किया। ये सारी चीजें डीएनए के माध्यम से, हम बायोलॉजी के माध्यम से पता कर पाते हैं, परंतु उनसे आप पूरा इतिहास नहीं लिख सकते। जैसे ही आप कल्चर देखते हैं, आप भीमबेटका के चित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता था, क्या क्या संभावना है। आप सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे, आप देखेंगे वहां पर आपको जो पीपल का पेड़ मिलता है, अन्य चीजें मिलती हैं, वह भी आप समझ पाएंगे। मध्य पाषाण, मतलब जितनी भी सभ्यताएं हों, उनमें अगर आप एक तरफ बायोलॉजी देखेंगे, दूसरी तरफ कल्चर देखेंगे, तब मिलाकर आप उनको एक स्पष्ट बिंदु पर ला सकते हैं, स्पष्ट कागज पर उतार सकते हैं कि संबंधित इतिहास ऐसा रहा होगा। अगर इनमें से आप किसी एक को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं संभावना है कि आप पूर्णतः उसका खाका तैयार ना कर सकें। और इसके साथ साथ सर मुझे लगता है साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इन दोनों चीजों के साथ, क्योंकि अगर हम सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा हम उसके बारे में जानकारी लगा पाएंगे जितना कि हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। शायद दिखा भी होगा, बिकॉज मेरे को याद जो आया तो मैंने पूछ लिया। थैंक यू। विवेक, मध्य प्रदेश से एक और साड़ी बहुत फेमस है जी,
कौन सी है वो? महेश्वरी साड़ी में। महेश्वरी साड़ी। जी। आपके हिसाब से महेश्वरी और चंदेरी में कौन सी ज्यादा एथनिक वैल्यू होल्ड करती है? मैम दोनों की अपनी ही विशेषताएं रही, दोनों प्राचीन रही हैं, तो दोनों में एथनिसिटी काफी है, इसमें किसी एक को तरजीह देना मुश्किल है। तो महेश्वरी के बारे में थोड़ा बताइए। मैम चंदेरी की तुलना में महेश्वरी काफी नई है। सिर्फ जो हमारी अहिल्याबाई देवी जो इंदौर की महारानी रही, उन्होंने जो चूंकि उनकी महेश्वर राजधानी थी, वहां से वो उन्होंने कारीगरों को बसाया और वहां से उसकी शुरुआत हुई और आज यह पूरे भारत से लेकर विश्व में चर्चित है। रेवोल्यूशन आया था सोसाइटी में, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जी बिल्कुल, तो महिलाओं का एक महिला सशक्तिकरण के रूप में भी वहां पर ये शिल्प और साड़ी को देखा जाता है। एक हिस्ट्री का एक स्टोरी है उसके भी पीछे, एक तरह की एक स्टोरी जी। है पीछे उस साड़ी के पीछे। सॉरी नहीं मतलब जी। आप जो कह रहे हैं वो एक तरह की एक स्टोरी जी है। बिल्कुल, हाँ, ये एक तरह का इतिहास का पार्ट ठीक है, तो आप नाम स्किल और हिस्ट्री के बीच में कोई कनेक्शन बिठा सकते हैं? है। मैम कैन यू प्लीज रिपीट? नेम जो हम जी। लोग का नाम है, जैसे आपका नाम विवेक है, जी नाम स्किल जी आपकी जो स्पेशलिटी है, जी। और हिस्ट्री के पीछे बीच में कोई कनेक्शन समझ में आता है या इम्पोर्टेंट है कोई कनेक्शन? जी मैम हम विवेकानंद जी का उदाहरण ले सकते हैं। नाम उनका विवेकानंद जी था और चूंकि विवेक का अर्थ होता है कि आप जब भी निर्णय लें तब नैतिकता का यूज करें, तो उनके जो भी निर्णय रहे वह नैतिक रहे। और अगर हम इतिहास में मुड़ के देखते हैं तो जो उनके कार्य रहे, नर सेवा नारायण सेवा दरिद्र नारायण, तो कई बार नाम आपके स्किल कहीं ना कहीं इतिहास में आपको जोड़ भी सकते हैं और कई बार विरोधाभास भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि नाम और स्किल आपको इतिहास में एक सी मिले और कई बार विरोधी भी मिले। ऐसा इस चीज से मैं ये समझ पाया। हर स्किल के पीछे कोई हिस्ट्री बने ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैम संभावना है कि बन सकती है अगर वह स्किल उतनी बेटर हो, क्योंकि कई बार अगर उस स्किल को पुश मिल सके, जैसे कि चाहे शिल्प कला हो या फिर कोई भी कला हो, अगर वह हम उसको साथ लेकर चलते हैं अपनी संस्कृति में तो वह आगे बढ़ सकती है। परंतु कहीं ना कहीं अगर वह पीछे छूट जाए तो एक संभावना है कि वह अपना इतिहास ना बना सके। कुछ ऐसी कोई आपको याद आ रही है दिमाग में चीज जो नहीं बना पाई या कोई फेलियर हो गया? मैं इसको फेल्योर से तो नहीं जोड़ूंगा, परंतु जो भारतीय परिधान हुए, ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हमने उन्हें सही समय पर उतनी तवज्जो दी जाती जितनी हम दे सकते थे, तो हो सकता है आज वेस्टर्निज्म जो हमारे ऊपर हावी रहा वह नहीं होता। हालांकि अब हम देख रहे हैं जो त्योहार होते हैं, अब हम भारतीय परिवेश को और भारतीय पहनावे को ज्यादा महत्वपूर्ण रख रहे हैं। आप डायरी राइटिंग करते हैं? डायरी राइटिंग में इम्पोर्टेंट क्या है? आप खुद से लिखते हैं, राइट? जी बिल्कुल। और उसमें जो भी इसका क्या फाइनली क्या इससे बेनिफिट होता है आपको? पहला तो आत्मविश्वास की हो सकता है। मैम दूसरा, कई बार आपके जीवन में जो सुख दुख या आश्चर्य की जो घटनाएं घटित हों, आपकी डायरी में वह रहती हो। जब आप वापस मुड़ते हो 5 साल पहले, देखते हो कि कुछ कुछ क्या आपके जीवन में हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आप उस इतिहास में वापस चले जाते हो जो कुछ अच्छे या बुरे दौर आपके रहे। तीसरा मैम यह रहता है कि आपके पास अधिक विकल्प हो तब एक समाधान आपको खोजना पड़ता है। डायरी बहुत अच्छा विकल्प है। और मैम एक चीज और कि आप ऑनेस्ट रहते हैं, कभी भी आप अपने आप में ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आप में बनी रहती है। इसी को अगर इस डायरी राइटिंग को अगर हम कोई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि अब तो जी। बहुत तरह के वेज आ गए हैं, आप बोल जी। सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, जी कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, जी। तो आप क्या उसमें क्या चीज खो देंगे और क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिप्लेस करने से? जी मैम जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है वह यह है कि आप एक तो त्वरित हो सकते हैं, आपका समय बच सकता है लेखन शैली में। इसके अलावा जो आप लेखन कर रहे हैं उसमें आप नए आयाम शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आज एआई का जमाना है, तो आपको नए नए तौर तरीके, नई नई चीजें आपको जानने मिलेंगी उससे कि आप और ऐसा अपने अंदर क्या सुधार कर सकते हैं। मैम जो खो देंगे वह खो देंगे कि वहां पर लिखा एक बार मिट सकता है, वहां पर प्राइवेसी की दिक्कत हो सकती है जो अगर हम नई तकनीकों पर आए। परंतु मैम जो आपके हाथ की लिखावट होती है, आप जो चीज एक बार हाथ से उतारते हैं वो कहीं ना कहीं आपके हृदय में भी रहती है, आप उससे जुड़े रहते हैं। तो एक जो पर्सनल टच होता है उसको हो सकता है थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ESG क्या होता है? ESG ESG मैम फुल फॉर्म आई विल नॉट। एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस सुना है जी, नाम? जी, क्या होता है? मैम एक ऐसा सामाजिक ढांचा इसमें स्थापित होता है कि आप कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहें। इसमें कहीं ना कहीं आपकी पर्यावरण अंकेक्षण जुड़ जाता है, आप ग्रीन चीजों की बात करने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो एक कोई सा भी मैम, जैसे आप कोई इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें यह देखना कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं उस चीज को सामने लाता है और लोगों को
पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाता है। इसमें इकोनॉमिक्स क्यों नहीं इंक्लूडेड है? इकोनॉमिक्स कहाँ मिसिंग है? जी मैम, इसमें इकोनॉमिक्स को शामिल किया जा सकता है, परंतु मैम कई बार ऐसा हो सकता है कि पर्यावरण और विकास को हम अलग अलग देखते हैं, तो ऐसा ना हो कई बार हम वित्त को या अर्थ को इतनी प्राथमिकता दे दें कि हम पर्यावरण को ही भूल ना जाएं। शायद ये कारण हो सकता है कि इसमें इकोनॉमिक ना हो, परंतु दोनों का अगर मिक्सचर करें और सतत विकास की अवधारणा को अपनाएं तो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स का कोई रोल नहीं है ESG करने में? इसके पूरे कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक्स का कोई रोल आता है? मैम अगर स्पेसिफिक होता हो तो मैम मेरी जानकारी नहीं है, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कॉमन पता है आपको? ग्लोबल कॉमन, ग्लोबल कॉमन, सॉरी मैम मैंने सुना नहीं इसके बारे थैंक यू। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर आप बात कर रहे थे, में। जी साड़ियों को लेकर। जी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या स्कीम्स है मध्य प्रदेश सरकार की? जी सर, पहला तो लाडली बहना योजना चलाई गई है, तो वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देती है महिलाओं को। दूसरे सर, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया जा रहा है, जैसे स्वयं सहायता समूह, ड्रोन दीदी, इनके माध्यम से महिलाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अलावा सर उन्हें लोन दिया जा रहा है, जैसे PM मुद्रा लोन हुआ, स्टैंड अप इंडिया लोन हुआ, इसके माध्यम से उन्हें सशक्त किया जा रहा है। और सर एक अंतिम एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जो स्पेशली हमारे जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ की महिलाएं पशुपालन में और कृषि में बहुत आगे हैं, तो अब सहकारी डेयरी स्थापित करी जा रही है कि महिलाएं अपनी जो मिल्क है उसके माध्यम से अपने आप को एक वित्त का एक सोर्स इकट्ठा कर सकें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कैसा लगा विवेक? कैसा सर, रहा तुम्हारा काफी चीज सेल्फ असेसमेंट में? काफी चीज ठीक थी, जो मैम के कुछ टर्म थे मुझे याद होने चाहिए थे, तो वो बाकी कोशिश ठीक रही। I think we agree with your assessment about your performance. We found you pleasant, confident, articulate and also well read. तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो जैसे तुम्हारे CV में हिस्ट्री और चांदेरी जी के अलावा कुछ स्टैंड आउट करता नहीं, तो ये तुम्हारा काफी नैरो हो जाता है प्रायोरिटी एरिया के तौर पर। तो हिस्ट्री के ऊपर निश्चित रूप से ज्यादा प्रश्नों की संभावना है और वैसा हुआ भी। जी कुछ टर्म्स जैसे बीच में तुमने कह दिया कि जैसे कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जी अगर पुराने लोग होंगे तो इस पर दबोचेंगे तुम, ठीक है? हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, टेक्निकली स्पीकिंग हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। और हिस्ट्री एज अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, वैधता के लिए इतिहास का कैसे प्रयोग किया जाता है, तो उसे तुम अतीत सत्ता में, अतीत में कैसे राजाओं ने, राजघरानाओं ने वो उन्होंने कैसे अतीत को प्रयोग किया है लेजिटिमेसी के लिए, तो उसका उदाहरण दे सकते हो, वो ज्यादा प्रभावी। थोड़ा वर्तमान पे ज्यादा रहा ये गलत। हाँ, तो अतीत से भी कुछ उदाहरण देकर तुम बता सकते हो। जी ठीक है। हिस्ट्री एज अ पूल ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये वर्तमान का है। ठीक है, इसमें भी उदाहरण अगर तुम दे पाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे तुम्हारे आंसर में क्लैरिटी आ जाएगी। थ्योरेटिकल पार्ट वाज गुड, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए एग्जांपल्स दे सकते हो, क्योंकि ये वर्तमान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कई ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, बाकी कुछ आंसर्स तुमने बहुत अच्छे दिए, वेरी गुड। हाँ सर, एक चीज और, जैसे कि मतलब इतिहास में सर जैसे सॉरी बोलने का इसको बहुत ज्यादा रहता है। जैसे मैंने CAPF का इंटरव्यू दिया, तो सडनली कुछ ऐसे क्वेश्चन आए कि मतलब तुम राजराज चोल हो, अपने आप को बृहदेश्वर मंदिर में जाओ क्या देखते हो, या फिर तुम क्रिप्स मिशन में क्रिप्स को क्यों चुना गया, इतने सारे लोग भी तो थे, उन लोगों को क्यों नहीं चुना गया, बैटल ऑफ सारागढ़ी बताओ कब, क्या, क्यों, कैसे। तो सर ऐसे में सॉरी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि अब या फिर इनके लिए और थोड़ा सा गहन अध्ययन करें इतिहास की कुछ गहराइयों का। नहीं, जो नहीं आता है उसमें तो सॉरी ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है। जी ठीक है, कभी जैसे कुछ रिफ्लेक्टिव आंसर्स कि तुम चोल राजा हो और जी इनमें क्या बेटर होगा, और वहां चोल मंदिर में गए, राजराजेश्वर मंदिर में गए, फिर क्या देख रहे हो जी, इसका क्या बेटर होगा। तो अगर तुमने नेचर ऑफ चोल स्टेट पढ़ा हुआ है जी, ठीक है जी, वो मतलब उसकी प्रकृति क्या थी, सत्ता की प्रकृति क्या थी जी, उसे तुम फ्यूडल मॉडल में देखते हो, या उसे एक सेंट्रल पावर के तौर पर देखते हो, या उसे
इन्वेसिव पावर के तौर पर देखते हो? चोल्स आर जी सपोज टू बी इन्वेसिव, जी कि उन्होंने दक्षिण एशिया में अपना फैलाया साम्राज्य को, तो वो उसको टेस्ट करना चाह रहा है। जी उसमें जो तुम्हें रोल ठीक लगे चॉइस के हिसाब से वो रोल लेकर तुम प्ले आउट कर सकते हो। हम्म, बेसिकली ये अलग तरीका है ये पूछने का। डायरेक्ट ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ चोला एम्पायर, जी इनडायरेक्ट है। हाँ इनडायरेक्टली आपको ऐसे पूछा जा रहा है। सर एक और अभी ट्रांसक्रिप्ट में क्वेश्चन आया था कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव हिस्ट्री ये क्या होती है? हाँ, प्रोग्रेसिव हिस्ट्री क्या होता है और रिग्रेसिव हिस्ट्री क्या होता है? रिग्रेसिव हो गया कि जब आप पास्ट में आइडियल बना रहे हैं और अच्छा। पास्ट के आइडियल को जी पाने के लिए भविष्य में जा रहे हैं। जी प्रोग्रेसिव हो गया जब आपका आइडियल जो है वो भविष्य में है, वो अतीत में नहीं रहा है। अच्छा जी तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसा बनूं और इतिहास आपको निर्देशित नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप जैसे मान लीजिए कि मैं वैसा राज्य चाहता हूं जैसा राम के समय था, राम राज्य चाहता हूं, जी तो ये आप Regressive। आइडियल जो है वो पीछे ले जा रहे हैं। जी तो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जो जी। सो कॉल्ड, हम्म, वही सवाल है। ठीक है, ठीक है, बहुत विवेक, अच्छा। चलो बहुत चलो, अच्छा है, all the ऑल द best। बेस्ट। हमारी जॉगिंग स्पीड क्या है? सर एवरेज 3 to 4 किलोमीटर। एंड VO2 मैक्स? अच्छा फिर वो रनिंग में पहुंच जाएगी 7-8। मैं पूछ रहा हूँ जी सर एवरेज सर 3 कितना है VO2 मैक्स और होना चाहिए, और हमारा कितना होना चाहिए, हम लोग जो पुराने हैं? सर आप लोगों के लिए तो 2 किलोमीटर पर आवर बेटर रहेगा कि आपकी हेल्थ। अरे VO2 मैक्स पूछ रहा हूँ भाई, नॉट द स्पीड। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन मैक्स योर लंग्स कितना होना चाहिए? सर ये तो मुझे तुम्हारा नहीं पता। शायद 40 होगा, हम लोग का 30 होना चाहिए। ये तो कम से कम बता के जाओ हमें। सर सॉरी सर इसके बारे में पढ़ के मतलब ये जी। भी एक अलग तरीका है कि इस जी पर सर। भी पढ़ना है। जी बिल्कुल। अपनी जो हॉबीज लिखी हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स, यू हैव टू फोकस ऑन दैट आल्सो बिकॉज दे आर आल्सो वेरी यू नो, सम ऑफ देम आर यूजुअल, सम ऑफ देम आर डिफरेंट। तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर प्रश्न आ सकते हैं जरूर, इसके ऊपर भी पढ़िएगा। बिल्कुल। ठीक है विवेक, चलो, ऑल द all the बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।